हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर्स बिहाइव। मैं शिवानी फिर से हाजिर हूँ प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग के सेकंड पार्ट को लेकर। इसमें हम सारी चीज़ों को रिकॉल करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या सीखा था वो भी जानेंगे और साथ ही साथ आज हम क्या सीखने वाले हैं उसको भी पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पिछले वीडियो को ज़रूर देख लें। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है एडल्ट लर्निंग का तो वो ज़रूर देख लें, उससे आपको समझने में आसानी होगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो लास्ट हमने जाना था व्हाट इज़ लर्निंग, पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी। पेडागोजी क्या होती है? जो चिल्ड्रन सेंटर्स लर्निंग होती है और एक टीचर सेंटर्ड लर्निंग होती है। तो पेडागोजी जो लर्निंग होती है वो टीचर सेंटर्ड होती है, यानी कि वहाँ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर की होती है। और एंड्रोगोजी जहाँ पर लर्नर्स पर डिपेंड करता है कि वो चीज़ों को कैसे सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमने जाना था मैल्कम नोल्स के अजम्पशन एडल्ट लर्निंग को लेकर, जिनमें फर्स्ट था नीड टू नो, सेकेंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, थर्ड एडल्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, फोर्थ रेडीनेस टू लर्न, फिफ्थ ओरिएंटेशन टू लर्निंग, सिक्स्थ मोटिवेशन टू लर्न। इन सब के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देख लें। अब कुछ स्लाइड्स जो इसी से रिलेटेड हैं, पिक्चर से रिलेटेड हैं, आप ये लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद में मैल्कम नोल्स के हमने 4 प्रिंसिपल जो एंड्रोलॉजी से रिलेटेड हैं उनके बारे में पढ़ा था, जिनमें फर्स्ट था कि किस तरह से एक एडल्ट खुद अपने लर्निंग की प्लानिंग और इवैल्यूएशन करता है। सेकंड, कैसे वह अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है। थर्ड, जिसमें जो एडल्ट लर्नर होता है वो किस तरह से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेता है, किस तरह के सब्जेक्ट और एरियाज़ होते हैं जिनमें वो इंटरेस्ट लेता है, और इंटरेस्ट के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। और फोर्थ, कि जो एडल्ट लर्नर होता है वो प्रॉब्लम सेंटर्ड लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान देता है बजाय कंटेंट ओरिएंटेड के। तो इसके बाद में हम आज जानेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एडल्ट लर्निंग, यानी वो क्या फैक्टर्स होते हैं जो एडल्ट लर्निंग को सीखने में प्रॉब्लम फेस करती हैं, यानी कि एक एडल्ट को लर्निंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो फर्स्ट होता है मेंटल फैटिग ड्यू टू मच स्ट्रेन। देखिए, जो एक एडल्ट लर्नर है उसके पास ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, उसकी फैमिली, उसकी सोसाइटी और उसके ऑफिस से रिलेटेड, और साथ ही साथ वो कुछ सीखना चाहता है, उस चीज़ों में भी बहुत सारी रुकावटें आती हैं, जिसकी वजह से उसका जो दिमाग है वो पूरी तरह से थक जाता है। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है एडल्ट लर्निंग को रोकने के लिए, क्योंकि अगर आपका माइंड थका हुआ होगा तो आप हो सकता है चीज़ों को सीखने में बोरिंग फील करें। तो इसीलिए मोटिवेशन का फिर यहाँ पर रोल ज़्यादा हो जाता है कि अगर आप मोटिवेटेड हैं और एनर्जाइज फील करते हैं तो आप चीज़ों को अच्छे से सीख पाएंगे। लेकिन इसका अपोजिट ही साइड है कि अगर आपका मेंटल थका हुआ है, आपका दिमाग इतना थका हुआ है, तो वो एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और चीज़ें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सेकेंड पॉइंट है नो द आंसर बट अनेबल टू टेल इफ़ टीचर आस्क, यानी कि एडल्ट में ये प्रॉब्लम बहुत देखी जाती है कि उन्हें आंसर्स पता होते हैं बट वो फिर भी आंसर नहीं कर पाते। बहुत से जो लर्नर होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखी जाती है, इसलिए कि क्लास में कोई क्या सोचेगा, हंसेगा अगर मेरा आंसर गलत हो गया, तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं, जिसकी वजह से वो आंसर जानते हुए भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं क्विज़ेज़ में, जो सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। क्योंकि जब तक आप सीखते नहीं हैं, जब तक आप आंसर नहीं करेंगे, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, तब तक एक इंस्ट्रक्टर को आपकी मेंटल एबिलिटी के बारे में पता नहीं चलेगा। थर्ड पॉइंट है टेक्स मोर टाइम टू स्टडी फ्यू चैप्टर,
अब अगर आपका दिमाग थका हुआ है, आप चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, यानी कि लाइन क्या लिखी हुई है आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ते हैं और एक ही चैप्टर में आपको बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह की जो लर्निंग में प्रॉब्लम्स बहुत देखी जाती है कि एक लर्नर नहीं समझ पाता है क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर वो एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ता है। तो इस चीज़ को दूर करने, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनको दूर करने के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो अभी चल रहे हैं, तो ये थर्ड पॉइंट, और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में देखी होंगी। फोर्थ पॉइंट है नीड गाइडेंस फॉर फर्दर स्टडी एंड एम्प्लॉयमेंट। आपको कई बार क्या है, जैसे कुछ लोग तो जॉब में हैं, बट अगर कुछ एडल्ट ऐसे हैं जो जॉब में नहीं हैं, अपनी स्टडी को ख़त्म कर चुके हैं, और हो सकता है उनकी स्टडी कुछ बेसिक रिलेटेड रही हो, जैसे कि 10th है, फिर 12th है, फिर ग्रेजुएशन है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, और स्किल डेवलपमेंट की तरफ उनका ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से वो बैठे हुए हैं। तो उन लोगों में ये प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है। ड्यू टू लेक ऑफ गाइडेंस वो अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं, और उस वजह से भी बहुत परेशान रहते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या सीखूं क्या ना सीखूं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू टू नॉन इंग्लिश मीडियम in academic education finding difficulty to understand technical and keyword of the trade। देखिए, आप ये चीज़ देखते होंगे कि जो न्यू मशीन्स आ रही हैं उनमें ज़्यादातर कुछ फीचर्स या उनके मैनुअल जो हैं वो इंग्लिश में आते हैं, या कई बार कुछ मतलब स्टडी सेंटर ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन आप क्योंकि एडल्ट लर्निंग है उस टाइम तक शायद इंग्लिश का इतना ज़्यादा महत्व नहीं रहा होगा, तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, और ये भी एक वजह होती है कि आप आंसर नहीं कर पाते हैं और आप क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते, क्योंकि आपको लगता है शायद इन वर्ड्स की मीनिंग मुझे नहीं पता है, या मुझे नहीं आता है बाकी सबको आता है, इसलिए आप कई बार क्वेश्चन पूछने में भी पीछे रह जाते हैं। समटाइम्स जो इंस्ट्रक्टर है शायद उसे इंग्लिश नहीं आती है, बट आपको हिंदी समझ नहीं आती है। समटाइम्स आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती है, बट इंस्ट्रक्टर इंग्लिश में बात कर रहा है, इंग्लिश में समझा रहा है, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल फैटिग ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग एंड होम केयर वर्क इन देयर होम। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, आप वहाँ से काम के लिए बहुत दूर तक जाते हैं, फिर वहाँ से थक हार कर घर आते हैं, फिर आप जिस भी फील्ड में स्किल डेवलप कर रहे हैं उसके लिए आपको पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम्स भी होती हैं कई बार, जिसकी वजह से इंसान थका हुआ फील करता है। अब देखिए, उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो एडल्ट लर्नर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट होते हैं साइकोग्राफिक्स, जिसमें आते हैं उसकी वैल्यूज़, इंटरेस्ट, एटीट्यूड। ये चीज़ें उन्हें सीखने में रुकावट पैदा करती हैं, कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लाइक अभी भी कुछ लोग इस टाइप का सोचते हैं कि नहीं, इंग्लिश बाहरी लैंग्वेज है, हमें उसका विरोध करना चाहिए, ऐसी चीज़ें होती हैं कुछ लोगों के दिमाग में। तो मेरा कहने का मतलब कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि किस तरह से जो आपके वैल्यूज़ होते हैं, जैसे समटाइम्स आप किसी के ड्रेसिंग सेंस को लेकर बात करते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, कहीं अब कोई ऐसा कॉलेज है, लाइक लॉ कॉलेजेस में आप चले जाइए, तो मोस्टली आप चाहे लड़की हो या लड़का हो, आपकी ड्रेस सेम ही होगी। तो समटाइम्स ऐसी जगहों पर लोग अलग अलग तरह की सोच रखते हैं। एडल्ट में ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम करती है। सेकंड होता है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, कि आपने किस तरह की एजुकेशन एनवायरनमेंट में रहे हैं, आपकी क्या चीज़ें एजुकेशन में प्रायोरिटी रही है, कंप्यूटर नहीं रहा है, तो वो चीज़ें भी प्रॉब्लम करती हैं। थर्ड आता है डेमोग्राफिक्स, जैसे जेंडर, एज, इन चीज़ों को लेकर कई बार हम कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं, समझ नहीं आ रही हैं हमें, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारा जो इंस्ट्रक्टर है वो लेडीज़ है, या हमारा जो लर्नर है वो लेडीज़ या जेंट्स है, तो उसके साथ हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं। ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं।
फोर्थ है आपका साइकोलॉजिकल कंडीशन। साइकोलॉजिकल कंडीशन यानी आपकी फिजिकल स्टेट, मेंटल हेल्थ, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आती हैं। फिफ्थ पॉइंट है आपका पर्सनल सर्कमस्टेंसेस, यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं किसी चीज़ को लेकर, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें बदलने की ज़रूरत है बट आप नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ें भी प्रॉब्लम करती हैं एक लर्नर को सीखने में। सेवेंथ है आपका कल्चर, यानी कि आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं या जहाँ पर जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वो भी एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में आपको चीज़ों को सिखाने में। नेक्स्ट पॉइंट है एप्टीट्यूड, यानी कि द टैलेंट और स्किल द एडल्ट लर्नर प्रोसेस। आप किस तरह से चीज़ों को सीखना चाहते हैं वो भी आप देखिए, अगर आप खुले मन से किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे तो आप सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, अपने में उसे ढालने की कोशिश करेंगे, डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों के लिए नहीं, मुझे ये चीज़ तो बिल्कुल चेंज नहीं करनी, मैं अपना पहनावा चेंज नहीं करूँगा, मैं अपनी बोली भाषा चेंज नहीं करूँगा, तो ये चीज़ें भी प्रॉब्लम होती हैं, रुकावटें आती हैं एक एडल्ट को सीखने में। 9 है लर्निंग स्टाइल, यानी कि आप किस तरह से सीखना चाहते हैं, आप क्या मेथड यूज़ करते हैं, थ्योरेटिकल मेथड यूज़ करते हैं, आप प्रेजेंटेबल मेथड यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा। 10th है आपका जॉब कैटेगरी, यानी आप जिस जॉब में बिलोंग करते हैं, जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां का एनवायरनमेंट क्या है, वहां के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए। 11th पॉइंट है ओपिनियन, यानी आपका ओपिनियन उन चीज़ों के लिए कैसा है, पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। अगर आप किसी चीज़ को सोचते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, नेगेटिव सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, तो वो चीज़ें आप सीखने में ध्यान कम देंगे। बट देखिए, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों आपके लिए, चाहे वो नेगेटिव हों, लेकिन आपको लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें नेगेटिव हैं बट सामने वाले के लिए वो पॉजिटिव हैं। तो आपको आप क्योंकि इंस्ट्रक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ उन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि नहीं ये पॉजिटिव है, मैं इनको ही सीखूंगा, या मैं इनकी तरफ ही एग्री हूँ तो मैं इनको ही सीखूंगा। आपको दोनों चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक पूरे चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि क्या इससे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आएंगी, ऐसा होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो पॉजिटिव सोच रखना बहुत ज़रूरी है दोनों ही एरिया में, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। किसी भी चीज़ का रिजल्ट अगर नेगेटिव भी आता है तो भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, अब हम जानेंगे वो अप्रोचेस जिससे इन सारी कमियों को दूर किया जा सकता है। तो फर्स्ट है आपका मोटिवेट द लर्नर टुवर्ड लर्निंग। देखिए, थका हुआ पर्सन है अगर तो उसे आप मोटिवेट करेंगे। देखिए, एनर्जी ड्रिंक का तो काम होता ही है एनर्जाइज करना, लेकिन साथ ही साथ मोटिवेशन भी एक एनर्जी ड्रिंक की तरह होता है जो किसी भी थके हुए इंसान में या बिल्कुल जिसकी उम्मीद टूट चुकी हो वो भी फिर से एक बार खड़ा होके चीज़ों को सीख सकता है और काम को कर सकता है। सेकेंड है आपका मेक द लर्निंग इन्वायरमेंट मोर इंटरेस्टिंग। देखिए, आप कितने भी थके हुए हों, लेकिन अगर आपके पसंद की कोई मूवी चला दी जाए तो आप उसी एनर्जी के साथ उसे देखने लगेंगे। तो इसी तरह से अगर इन्वायरमेंट इंटरेस्टिंग है, या जैसे आपके घर में कोई गेट टुगेदर रख दिया जाए, कितने भी थके हुए हों लेकिन आप उस टाइम सारी थकावट को भूलकर आप लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, तो ऐसा अगर आप इन्वायरमेंट रखा जाता है लाइक कुछ हंसी मजाक का माहौल के साथ ही कुछ सीखा जाए, तो वहाँ पर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है, आपकी मेंटल स्ट्रेस को दूर किया जा सकता है। थर्ड है प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। आप कुछ टाइम से चीज़ें सीख रहे हैं जिसमें आप फेल होते जा रहे हैं, तो फेलियर एक नेगेटिव प्रोसेस हो गया चीज़ों को सीखने का, क्योंकि जिस भी चीज़ों में आप फेल होते हैं तो आप ये चीज़ जानते हैं कि नहीं ये मेथड गलत है, क्या गलतियाँ की हैं वो भी आप समझ जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है,
लेक ऑफ मोटिवेशन या लेक ऑफ गाइडेंस, आप नेगेटिव वे में ही सोचने लगते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो ऐसे में आपको हो सकता है गाइडेंस की ज़रूरत पड़े। देखिए, बहुत से एडल्ट लर्नर में, जैसा कि आपने वैल्यूज़ और उसकी बात की थी हम लोगों ने, ओपिनियन की, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि गाइडेंस या काउंसलिंग की ज़रूरत, कम दिमाग वालों को, या मतलब इस टाइप का थोड़ा सा सोच रखते हैं कुछ लोग। तो ऐसा नहीं है, गाइडेंस की ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है, काउंसलिंग की ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है। साइकेट्रिस्ट सिर्फ पागल लोगों के लिए नहीं होता है। साइकेट्रिस्ट का काम होता है कि वो आपकी प्रॉब्लम्स को समझे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और आपको एक सही तरीके से उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में हेल्प करे। आप सभी जानते हैं, अभी सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ, तो कुछ इसी टाइप की प्रॉब्लम्स थी। तो देखिए, ऐसा कभी भी कुछ है फ्रेंड्स, तो आप एक दूसरे से बात कीजिए और कोशिश कीजिए कि लोगों को अकेला कम ही छोड़ें। कोशिश करें कि आपके कांटेक्ट में जो लोग हैं उनसे कभी ना कभी थोड़ी बहुत बात ज़रूर करते रहें, और आपको कभी ऐसा फील हो तो आप भी दूसरों से बात करें, ठीक है। और कोई भी नहीं है, आपको फील हो रहा है कि आपको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप बेझिझक डॉक्टर के पास जाइए, साइकेट्रिस्ट से मिलिए, काउंसलर से मिलिए। देखिए, आपकी लाइफ है, लोग क्या सोचते हैं उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इनेबल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। एक इंस्ट्रक्टर का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है एक लर्नर की तरफ, कि उसे सिखाए कि कैसे आपको प्रॉब्लम से कोप अप करना है और कैसे आपको डिसीज़न लेने की कैपेसिटी। देखिए, जब नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिलते हैं तो उसकी वजह से आपके डिसीज़न मेकिंग जो पावर है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो ऐसी मोटिवेशन के थ्रू या काउंसलिंग या गाइडेंस के थ्रू एक इंस्ट्रक्टर को इन चीज़ों को डेवलप करते रहना चाहिए, मोटिवेट करते रहना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेटिव टेक्निक हैव टू बी इंट्रोड्यूस्ड। बहुत टाइम से आप वर्क कर रहे हैं पुरानी चीज़ों पे, पुरानी मशीनों पे, वही पेपर वर्क, वही मशीन वर्क। कुछ नया जब आता है तो आप न्यू एनर्जी के साथ उस चीज़ पर वर्क करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ भी न्यू आ रहा है मार्केट में, मशीन्स हैं या टेक्नोलॉजीज़ हैं या पेपर वर्क से रिलेटेड, मतलब कुछ भी है, नए अप्रोचेस को आपको अपने काम में शुरुआत करनी चाहिए, उन्हें जगह देनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप क्वालिटी। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना ये एक लर्नर का भी काम है और इंस्ट्रक्टर का भी काम है, और साथ ही साथ आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी काम को लीड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप में अच्छी लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप परेशान हो जाते हैं, आप लोगों को संभाल नहीं पाते हैं, उनकी ग्रीवेंसेस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, आप उस गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि लोग आपके साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर पा रहे, सेल्फ मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये चीज़ें भी प्रॉब्लम करती हैं। दो चीज़ों के बारे में और बात करेंगे। एक लर्नर की लाइफ में दो लोगों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, एक तो उसके इंस्ट्रक्टर का और दूसरा पेरेंट्स का। एक लर्नर, पेरेंट्स और इंस्ट्रक्टर, ये एक ट्रायंगल के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। एक लर्नर की लाइफ में जितना इम्पोर्टेंट रोल उसके पेरेंट्स का है उतना ही इंस्ट्रक्टर का है। एक लर्नर जो भी स्कूल के एनवायरनमेंट या टीचिंग एनवायरनमेंट में सीखता है और सेकंड जो अपने घर से सीखता है, उन दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। क्या चीज़ें हैं जो दोनों ही इन्वायरमेंट में सही नहीं हैं, वो एक दूसरे को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, तो अब जानते हैं कि एक लर्नर की लाइफ में पेरेंट्स का और इंस्ट्रक्टर का क्या रोल होता है। जो कुछ भी वो घर में सीख रहा है, जहाँ पर भी वो रह रहा है, वहाँ के एनवायरनमेंट में क्या कमियाँ हैं, या जहाँ वो सीख रहा है वहाँ क्या कमियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, इन दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट एक लर्नर पर पड़ता है। और पेरेंट्स और इंस्ट्रक्टर दोनों का काम होता है कि वो उन कमियों को जो प्रॉब्लम कर रही हैं उन्हें दूर करें, और जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करें।
तो वन बाय वन दोनों के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट आपका इंस्ट्रक्टर के बारे में बात करेंगे। इंस्ट्रक्टर क्या करता है? फर्स्ट, रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल नीड ऑफ द लर्नर, यानी हर एक लर्नर की जो पर्टिकुलर सीखने से रिलेटेड जो नीड्स हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है। आप स्लो लर्नर हैं, आप फास्ट लर्नर हैं, आप चीज़ों को किस टेक्निक से ज़्यादा बेटर तरीके से सीख सकते हैं, ये सारा काम इंस्ट्रक्टर करता है। सेकेंड, स्टिमुलेटिंग इंटरेस्ट, यानी आपके अंदर इंटरेस्ट को जगाना, किस तरह से आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें, ये भी इंस्ट्रक्टर का काम होता है। थर्ड होता है क्रिएटिंग विलिंगनेस टू लर्न, यानी कि आप चीज़ों को सीखने की इच्छा आपके अंदर इतनी जागृत हो कि आप कहीं से भी चीज़ों को सीखने की कोशिश करें कि मतलब जैसे जो भी टॉपिक है आपके पास, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में खोज करें, ज़्यादा से ज़्यादा उससे क्वेश्चंस पूछें। ये सारा एक जो एटीट्यूड है वो एक इंस्ट्रक्टर अपने लर्नर्स में जगाता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है गिव क्लैरिफिकेशन अबाउट द पर्पस ऑफ लर्निंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक और लेसन, यानी कि जो भी चैप्टर या टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए आपको ये समझाना कि जो भी हम सीख रहे हैं उसमें इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है, साथ ही साथ कि वो क्या पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो इनसे रिलेटेड हैं और जिनमें आपको सीखने में बहुत मज़ा आया था, इन सारी चीज़ों को भी आपको समझाना। फिफ्थ होता है फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज करना, इंडस्ट्रियल विजिट ऑर्गेनाइज करना, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें कि जिन मशीनों पे आप डेमो कर रहे हैं वो अगर रियल एनवायरनमेंट में होती हैं तो कैसे वर्क करती हैं, लोग कितना फास्ट वर्क करते हैं, आपको कितना अच्छा परफॉर्म करने की ज़रूरत है और वो क्या कमियां हैं जो आपके अंदर हैं, आप किस वजह से चीज़ों को उतना बेटर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और आपको किस जगह तक पहुंचना है रियल एनवायरनमेंट में वर्क करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है पेरेंट्स क्या रोल प्ले करते हैं। पेरेंट्स सबसे फर्स्ट तो आपके एटमॉस्फेयर को एप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर बनाना पेरेंट्स का काम होता है। सेकंड होता है कंटिन्यूअस इनकरेजमेंट, आपको इनकरेज करते रहना कि कैसे आप चीज़ों को सीख रहे हैं और अगर आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है तो उन चीज़ों में आपकी हेल्प करना, आपको इमोशनल सपोर्ट करना कि अगर फेलियर है तो फेलियर से भी आप कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको बताना, आपको सपोर्ट करना, ये सब पेरेंट्स का काम होता है। तो इस पॉइंट के साथ टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड भी मैं टेस्ट इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी किसी नए वीडियो में, तो आप टेस्ट को ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ मैं चाहूँगी कि आप इससे पहले वाला वीडियो जो एडल्ट लर्निंग का है, जिसमें मैंने इंट्रोड्यूस किया है एडल्ट लर्निंग के बारे में, उसे भी ज़रूर देखें। दोनों वीडियो को लगातार देखें ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।